स्टार्ट कर दूँ। और हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरह वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड को समझना है, उसको फिर फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन बन गया, फिगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तब फिर दिक्कत है। आज हाइट एंड डिस्टेंस के एक और कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। पहले क्या बता चुके हैं, देखो ध्यान से। पहले बताए थे क्या कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ग्राउंड लेवल पे है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ पे? ग्राउंड लेवल पे है। जी मतलब ग्राउंड लेवल पे। फिर इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल भी है, जो कोई टावर हो सकता है या फिर पोल हो सकता है या कोई डिस्टेंस हो सकता है, ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा था, तो ऑब्जर्वर जब भी देखता था वर्टिकल को तो एक एंगल बनता था यहाँ पे। इसी एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर यही ऑब्जर्वर जब यहाँ चला जाता था तब जब नीचे देखता था तो यह हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ग्राउंड लेवल बनाया, एक और हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते थे ऊपर अपवर्ड बनाते थे जो ग्राउंड लेवल पे पैरेलल ही रहता था इस तरह से। और ये वाला एंगल क्या कहलाता था? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता था। यानी ये थीटा डी है यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये थीटा ई है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा थीटा डी यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर बना है, और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा ई है, दोनों हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा या सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब बहुत बच्चा क्या गलती करता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको मान लेता है एंगल। ये एंगल नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये लाइन ऑफ साइड, ये लाइन क्या कहलाता था? लाइन ऑफ साइड कहलाता था, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन बहुत बार देख चुके थे। मतलब जो भी फिगर बन रहा था इस तरह से ट्रायंगल्स बन जा रहा था, कभी हाइट पूछा जा रहा था यानी परपेंडिकुलर पूछा जा रहा था, कभी बेस पूछा जा रहा था, कभी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पूछा जा रहा था। अब क्या देखना है कॉन्सेप्ट, हम लोग को क्या पढ़ना है कॉन्सेप्ट में कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कुछ ग्राउंड इस तरह से है, कोई मतलब मान लो सी है, लेवल या कुछ पानी नदी कुछ है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब वो पहले यहाँ पे एक चीज को देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट 1 है यहाँ पे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 यहाँ है, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे मान लेते हैं। सो 2 पॉइंट यहाँ, एक यहाँ पॉइंट एक यहाँ पॉइंट है, यानी 2 एंगल्स बनेगा इस तरह से। एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है थीटा E1, एक एंगल यहाँ बन रहा है थीटा E2। देखो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है O1 जो मान, इसको O2 मान है, ये क्या हो रहा है? देखो तो इधर मूव करा रहे हैं ना, किधर मूव करा रहे हैं? वर्टिकल जो प्लेन है उसकी साइड मूव करा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा वर्टिकल के साइड, तो ये जो थीटा है यानी थीटा ई हमेशा छोटा रहेगा और थीटा E2 क्या होगा? हमेशा बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्या करें, वर्टिकली मूव करें, ऊपर देखेंगे तो मेरा एंगल्स क्या होगा? बढ़ते जाएगा ना। तो ये हम मान के जो 30 डिग्री है तो ये हमेशा 60 डिग्री होगा। अगर गलती से तुम इसको 60 लिख रहे हो, इसको 30 लिख रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। क्योंकि जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे वर्टिकल के सामने, तो मेरा एंगल का वैल्यू क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। अब बताओ यहाँ पे एंगल्स आएगा, ये एंगल्स क्या होगा? और वैल्यू बड़ा हो जाएगा, यानी थीटा E3 जो है वो और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो जैसे जैसे हम एंगल्स, मतलब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी हम जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे हम वर्टिकल की ओर बढ़ेंगे तो मेरा एंगल्स का वैल्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बढ़ते चला जाएगा। यानी थीटा E1 कम, उससे थोड़ा बढ़ के थीटा E2, उससे बढ़ के क्या हो जाएगा? थीटा E3 हो जाएगा। अब इसी थीटा E1 E2 E3 को है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के देखते हैं। देखो तो ये ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिए, तो इसके कारण ये देखो, ये एक थीटा बना, ये वाला, इसके कारण बना ये वाला, इसके कारण बना ये वाला, ठीक। O1 के कारण ये बना है, O1 के कारण ये किसके कारण बना है? O2 के कारण बना है, ये किसके कारण बना है? O3 के कारण बना है। तो हम क्या बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सेम होता है। तो बताओ ये थीटा E1 है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? ये वाला थीटा D1 हो जाएगा डिप्रेशन। फिर ये क्या हो जाएगा? थीटा D2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? थीटा D3 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब वर्टिकल प्लेन की ओर जाते हैं तो डाटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये 30 था, ये भी क्या हो जाएगा? 30, ये क्या हो जाएगा? 60, इसको मान लेते हैं 75, ये क्या हो जाएगा? 75।
तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दूर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नजदीक जा रहे हैं तब बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दूर जा रहे हैं तब बढ़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो शिप हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है, वो जब भी वर्टिकल की ओर बढ़ेगा तो उसका एंगल्स ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दूर जाएगा तब बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थीटा का वैल्यू हमेशा अब पूरा वर्ड में लिखा हुआ रहेगा, बोल दिया जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो जनरली गलती क्या रहता है कि इसको 60 मान लेता है, इसको 30 मान लेता है, जो कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्या गलत है। जब भी नजदीक आएगा तो एंगल्स क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ये 60 होगा ये 30 होगा, ना कि ये 60-30 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन इस पे लेते हैं, उसका फिर हम समझाते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लो कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टिकल की ओर जाते हैं तो मेरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा टुवर्ड्स द वर्टिकल प्लेन, मूव टुवर्ड्स द वर्टिकल प्लेन। अब 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते को, 2-3 क्वेश्चन तो कराते ही टाइम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लिखना फिर उसको इरेज करना, इससे बचने के लिए ना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ कर क्या रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन शो करें, हम सिर्फ उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखना, और आज तो नहीं हो पाया लेकिन कल तक में देखते अगर हो जा रहा है तो, कि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिखे आप लोग को और हम उसका सॉल्यूशन कराएं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवा नहीं पा रहे हैं। एक क्वेश्चन करो, लिखते हैं, देखो तो इसको इरेज कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब भी हम वर्टिकल प्लेन की ओर जाएंगे तो मेरा एंगल्स का वैल्यू बढ़ेगा, जब भी वर्टिकल से दूर जाएंगे तो मेरा तब डिप्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. And walking 192 meters towards the tower, the tangent of angle elevation is 3/4. Find the length of tower, या height of the tower, length मतलब height, find the height of tower। अब देखो ध्यान से, इसको फिगर में हम ड्रॉ करते हैं, या आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ तो कैसे बना रहे हो, फिगर कैसा बनेगा। ये टावर बना देते हैं, कोई टावर है यहाँ, टावर बना दे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए भी कोई टावर है, टावर के ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल है, इस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट को सी ले लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे एज्यूम कीजिए सी, तब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो वो तो एक पॉइंट से जो वर्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे, टेंजेंट इज 5/511, क्या एंगल बाद में देख लेंगे, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट से कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, कुछ एंगल होगा इसको मान लेंगे अल्फा। अब इस पॉइंट से जो सी पॉइंट है, इससे क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ,
टुवार्ड्स द टावर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवार्ड्स द टावर, यानी यहाँ से हम 192 मीटर टावर की ओर चल रहे हैं, यानी यहाँ से हम यहाँ पॉइंट पे आ गए, डी पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 192 मीटर्स हो गया। जैसे हम डी पॉइंट पे आ रहे थे, फिर तो कुछ एंगल्स बढ़ रहा है मेरा, कुछ एंगल्स और बन गया, इस एंगल्स को मान लेते हैं बीटा, एज्यूम कर लिए बीटा। अब देखो ध्यान से, जब अल्फा से ई, सी से हम डी आए, ये तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि ये इसका एंगल्स कम होगा, इसका एंगल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि नजदीक आ गया टावर का। लेकिन इसका एंगल्स क्या दिया हुआ है, देखो तुम, अल्फा का एंगल्स दिया हुआ है, मान के छोड़ क्या दिया हुआ है एंगल्स, टेंजेंट इज 5/12, यानी अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है टेंजेंट मतलब 10। टेंजेंट तो क्या होता है, 10 होता है ना, पूरा सब फुल फॉर्म है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या, 10 5/12 है, 10 5/12 ये दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू, ठीक है। यानी अल्फा मतलब क्या, 10 अल्फा, यानी 10 अल्फा मुझे दिया हुआ है 5/12। फिर आगे जैसे 192 मीटर चलते डी पे, तो मेरा एंगल्स क्या बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 3/4, यानी टेंजेंट 3/4, यानी बीटा मेरा क्या हो जा रहा है, 10 बीटा, 10 बीटा मेरा क्या हो जा रहा है, 10 3/4, नहीं 5 10 हटाओ, यहाँ की वैल्यू है, यानी 10 अल्फा का वैल्यू मुझे मालूम है क्या दे दिया है 5/12, और 10 बीटा का वैल्यू मुझे क्या दे दिया हुआ है 3/4, यानी एंगल्स डायरेक्टली नहीं देके क्या कर दिया हुआ उनको, एंगल्स का वैल्यू मतलब थीटा नहीं देके मुझे क्या दे दिया, वो रेशियो दे दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू मुझे 10 अल्फा का वैल्यू 5/12 दिया हुआ है, 10 बीटा का वैल्यू मुझे 3/4 दिया हुआ है। तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टावर या हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी क्या हाइट यही ना टावर का, ये मुझे निकालना है। अब देखो निकालो, यहाँ पे लिख देते हैं 10 अल्फा इक्वल टू क्या मुझे गिवन है 5/12 है, 10 बीटा इक्वल टू मुझे क्या गिवन है 3/4 गिवन है। इसको सॉल्व करके बताओ तो हाइट कितना आएगा, सबसे पहले छोटा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, देखो ध्यान से, ट्रायंगल छोटा वाला कौन दिख रहा है, ए बी डी, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, बीटा के सामने वाला क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बी डी बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10 ही होता है, और 10 यहाँ दिया हुआ है, 10 बीटा मुझे गिवन है, क्या दिया हुआ है 10 बीटा इक्वल टू ए बी बाय बी डी, और 10 बीटा क्या गिवन है बस 3/4, 3/4 ए बी का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, वही तो निकालना है मुझे, और बी डी भी मुझे मालूम नहीं है, बी डी मुझे मालूम नहीं है, इसको क्या कर लो एज्यूम कर लो कुछ, इसको एज्यूम कर दे रहे हैं हम लोग, क्या एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, यानी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो ए बी क्या निकल गया, ए बी निकल जाएगा मेरा यहाँ पे ए बी इक्वल टू 3x/4, ए बी का वैल्यू निकाल दें यहाँ से, इक्वेशन 1 मान लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या होगा 3x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना बाय 4, कब जब ट्रायंगल्स ए बी डी लिए तब। अब सेकंड ट्रायंगल्स लो, अब सेकंड ट्रायंगल्स लो, ए बी सी बराबर ट्रायंगल्स है, ए बी सी बराबर ट्रायंगल्स क्या ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी। फिर यहाँ पे लिखो 10 अल्फा, ये अल्फा है ना 10 अल्फा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी होगा परपेंडिकुलर, अब बेस इसका क्या बन जाएगा बी सी बन जाएगा, ए बी बाई बी सी। 10 अल्फा क्या दिया हुआ है, 10 अल्फा दिया 5/12, ए बी तो मुझे नहीं मालूम है। अब बी सी क्या देखो ध्यान से, बी सी है 192 और एक्स दोनों मिक्स है ना, दोनों उन दोनों को ऐड करेंगे तब बी सी बनेगा, बी सी क्या हो जाएगा 192 प्लस एक्स, तो यहाँ से मुझे ए बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू मेरा यहाँ निकलेगा 192 प्लस एक्स बाई ए बी यानी 12। देखो तो एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ पे निकल गया, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को क्या करो इक्विवेलेंट करो, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो या क्या करो दोनों को आपस में इक्वल करो, इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 3x/4 इक्वल टू 192 प्लस x/12। तो यहाँ से ये 4 3 का कट गया, 3 3 का 9x
इक्वल टू 5 यानी क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 5x 5x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9x माइनस 5x इक्वल टू 96 4x इक्वल टू 960 x इक्वल टू 960 बाई 4 140 मीटर। हाँ x इक्वल टू क्या आ गया 140 मीटर। ये x का वैल्यू आया, x इसको मान है, देखो ध्यान से हमको x नहीं निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना है ab का वैल्यू निकालना है। ab इक्वल टू देखो क्या निकला यहाँ से इक्वेशन, ab इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x/4, यानी मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना था ना, मुझे ये नहीं निकालना था डिस्टेंस, मुझे निकालना था हाइट ऑफ टावर यानी ab इक्वल टू क्या 3x/4 यानी 3 × 140/4 कट रहा है, 4 3 जा 12 4 5 जा, अब 35 × 3 कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 105 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 105 मीटर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा है। हाँ 4 2 जा 8 होगा ना, वही तो, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा ना, वही तो बोले कुछ गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 240 हो जाएगा, तो 60 बार में कर रहा है, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 180, यानी हाइट ऑफ टावर क्या हो गया 180 मीटर हो गया। अब देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 2 से 3 ट्रायंगल्स बन जाएगा, फिगर को ड्रॉ करोगे इजिली बन जाएगा। हमेशा क्या करना है, जब भी पूछा जाएगा तो उसको इक्विवेलेंट करो, निकल जाएगा। क्या क्या किया पहले ध्यान से देखो, तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिए ए बी डी, यहाँ पे यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल दिए, ए बी का वैल्यू 3x/4 आया, फिर बराबर ट्रायंगल्स लिए, बराबर ट्रायंगल्स में ए बी का वैल्यू क्या है 5 192 प्लस x/12, दोनों ए बी का ही वैल्यू है, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दिए। तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 240 मीटर्स, यानी ये आ गया 240 मीटर्स, ये मुझे क्या आ गया 240 मीटर। हमसे x का नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया हाइट ऑफ टावर यानी ए बी का। इक्वेशन 1 में देखो तो ए बी सॉल्व क्या दिया 3x/4, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ए बी का वैल्यू निकल गया। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको दोबारा फिर से बनाया करो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दिख रहा है, देखो तो the shadow of a vertical tower on level ground increases by 10 meters when the altitude of sun changes from angle of elevation 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower. Select one place of decimal. √3 is equal to 1.73. √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है, ठीक है। इस वाले को इरेज कर रहे हैं। अब सारे को है ना वर्ड में लिखना है स्टेप बाय स्टेप।
क्या क्या किए, ट्रायंगल्स ये किए, फिर सबको वर्ड में लिखना है अच्छे से। In a shade of vertical tower on level ground, फिर वर्टिकल टावर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ए बी क्या एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। सन यहाँ पे था, इसका शेडो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा शेडो। सन क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। अब सन कैसे मूव कर रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सन कहीं मूव कर रहा है तो वो कैसे कहीं लिखा हुआ है, सन चेंजेस व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस। सन चेंज कर रहा है, सन किधर भाग रहा है, इसका शेडो इधर भागेगा इधर भागेगा, तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चल जाएगा। देखो यहाँ से 45 से क्या हो जा रहा है 60, अभी ये 45 था, पहले क्या था 45 डिग्री था, अब क्या बन जा रहा है, एंगल ऑफ इसका शेडो चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री बन जा रहा है। बताओ अगर शेडो यहाँ बनेगा, मान लो यहाँ इस पॉइंट बनेगा, इसका एंगल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ये क्या हो रहा है, टावर की ओर जा रहा है, एंगल 45 से बढ़ जाएगा, लेकिन एंगल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, 45 से 30 हो रहा है। एंगल कब घटेगा, यानी दूर जा रहा है, किससे, टावर से, यानी नेक्स्ट शेडो कहाँ बन गया, सन कहीं से चेंज हुआ, नेक्स्ट शेडो इसका यहाँ पे बन रहा है, और वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। यानी इसका टावर का शेडो चेंज हो रहा है, पहले 45 था, अब क्या बन जा रहा है 30 डिग्री। यानी आंसर 7.3 नहीं, आंसर 13.65, हाँ 13.65। यानी पहले एंगल्स यहाँ पे था 30, आपको देखो तो यही बोला गया है क्या कि 10 मीटर्स, यानी इसका शेडो क्या हो जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर 10 मीटर इंक्रीज हो जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ पे ये 10 मीटर इंक्रीज हो गया। यानी ये शेडो पहले यहाँ पे बन रहा था, अब फिर बन के फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये 10 मीटर इंक्रीज कर गया। इंक्रीज से पता चल जा रहा है कि शेडो जब इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा, घट गया, ये इंक्रीज कर गया 10 मीटर। तो मुझे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ टावर, यानी ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये हाइट निकालना है। तो ये ए बी मान लिया, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब ये डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, देखो ये डिस्टेंस मुझे मालूम है बी सी का, बी सी को एक्स मान लेते हैं। एक बार क्या लो, एक बार ट्रायंगल्स लो, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, ये ट्रायंगल्स ए बी सी में ये 45 है, 45 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस कब होता है 10 में, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है बी सी, 10 45 1, ए बी मुझे नहीं मालूम है, ए बी को क्या माने हम लोग, एक्स माने, तो एक्स लिख देते हैं। अब बी सी को क्या माने हैं, एक्स माने, एक्स मान एक्स लिखते हैं। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या, ए बी रहने दो, यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, एक बार ट्रायंगल्स ए बी सी में हम क्या मान लिए, ए बी इक्वल टू एक्स मान लिया। अब फिर दूसरा ट्रायंगल्स बराबर ट्रायंगल्स ए बी डी, यानी इन ट्रायंगल्स ए बी डी, यहाँ फिर 10, अब कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ए बी होगा। अब बेस इसका क्या बन जाएगा, पूरा बी डी बन जाएगा। 10 30 कितना होता है वैल्यू, 1/√3, ए बी मुझे नहीं मालूम है, और बी डी क्या दिख रहा है देखो तो 10 प्लस एक्स दिख रहा है, बी डी पूरा है ना, एक्स प्लस 10, बी डी क्या हो गया एक्स प्लस 10 हो गया। यहाँ से ए बी क्या निकल गया, ए बी निकल गया एक्स प्लस 10/√3। यहाँ ए बी का अलग वैल्यू निकला, यहाँ ए बी का अलग वैल्यू निकला, दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे थे ए बी का अलग अलग वैल्यू निकला। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, तो दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो x इक्वल टू एक्स प्लस 10/√3, √3 का वैल्यू कितना बोला गया पुट करने, 1.73। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.73 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x और 1.73 यानी क्या हो जाएगा 1.73 x इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये प्लस एक्स इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बताओ 1.73 x माइनस एक्स इक्वल टू 10,
यहाँ से जब माइनस करें तो 0.73 एक्स स्क्वायर टू 10, एक्स स्क्वायर टू 10 बाई 0.73। एक्स का वैल्यू मुझे मालूम चल गया। अब मुझे एक्स का वैल्यू मालूम चल गया तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ टावर यानी ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ए बी स्क्वायर टू क्या है बताओ, एक्स ही है। ए बी इक्वल टू एक्स यानी 10 बाई 0.73, पॉइंट बना दिए तो ऊपर 2 जीरो और लग गया। इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 13.65 मीटर्स। समझ में आया? एक क्वेश्चन और ले रहे करो उसको। जिसको फिर समझ नहीं आ रहा है लेवल 1 का जो पीडीएफ भेजिए उसको बनाओ स्टार्टिंग का। ए पर्सन standing on the bank of the river इसका फिगर ड्रॉ करो तुम। हो सके तो हमको दिखाना कैसे ड्रॉ कर रहे हो वीडियो ऑन कीजिए। सेम वैसा ही है, अभी जो पहले किया था ना सेट वाला, सेम वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट वैसा ही है, बस डाटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज कर दिया। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी एक नदी है, इसका दो किनारा है, एक बैंक ये एक ये। यहाँ पे क्या है, इस किनारा पे एक ट्री खड़ी है, ये सामने ट्री, ठीक है। और पर्सन क्या कर रहा है, बनाओ फिगर बनाओ, कैसे बना लो।
वीडियो में दिखाओ कैसे बना रहे हो। सर मेरा फिगर चलो ठीक है, फिगर पल्लवी कुमारी, पल्लवी भारद्वाज, भाग से तीनों को फिगर सही है। और आगे कौन बना रहे हो? शिवम। 30 मीटर कैसे ले लिया? 30 मीटर का है, 40 मीटर से शिवम, 40 मीटर से 30 मीटर्स नहीं है। हाँ अब सही है। मतलब देखो ध्यान से, एक किनारा पे है ना, एक ट्री है, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहा है एक पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से 40 मीटर क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, दूसरा किनारा पहुंच जा रहा है। जैसे 40 मीटर आगे बढ़ा ना, तो नदी का दूसरा किनारा पहुंच गया। जैसे नदी का दूसरा किनारा पहुंचा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जा रहा है इसका? 30 डिग्री बन जा रहा है। तो मुझे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है, और ये पूरा रिवर का डिस्टेंस है। इसको मान लेते हैं, इस पर एज्यूम कर ले A B C D, ये तो मुझे नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं। तो मुझे पहले AB का वैल्यू निकालना है, यानी हाइट ऑफ ट्री क्या AB है, और मुझे रिवर का विड्थ निकालना है, यानी BD निकालना है। तो BD क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्लस x, दोनों को ऐड कर दो वो हो जाएगा। एक आदमी नदी के किनारा पे सही पे चढ़ के जब देख रहा है पॉइंट पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जैसे वो 40 मीटर, क्या देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 40 मीटर अवे, यानी 40 मीटर दूर जा रहा है, तो दूसरा बैंक यानी दूसरा किनारा पहुंच जा रहा है। दूसरा किनारा पहुंच गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिए। सेम अभी दो टाइप कर सकते हैं, तीसरा वही क्वेश्चन। √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, नहीं दिया हुआ है फिर भी एज्यूम कर लेना 1.73। सर आंसर 23.12 है। नहीं नहीं, आंसर वो नहीं है। हाँ आंसर क्या है? हाइट ऑफ 3 हो जाएगा 34.34, और इसका क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 20, तो पूरा क्या हो जाएगा? 60। एक बार क्या लो, ट्रायंगल्स ए बी सी लो, उसे परपेंडिकुलर बेस करो। परपेंडिकुलर क्या दिया नहीं मालूम है मुझे, ए बी मान लो, परपेंडिकुलर बेस क्या लिया एक्स लो। फिर एक बार ट्रायंगल्स क्या लो, ए बी डी, एक बार फिर परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर दोनों का आपस में इक्वल कर दो। एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू 20 निकल जाएगा, तो 20 निकल गया तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको करो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में नोट कर लो, तो ये होमवर्क भी हो जाएगा। अच्छा बनाए हो तो डाउट होगा ना? कल हमको तो क्या करो कि जिसको इसको डाउट है मुझे मैसेज कर दो, ये नंबर डाउट है, तो हम सबको कलेक्शन करके यहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चाहे वो RS अग्रवाल का हो, बच्चा से बच्चा को